देर लगेगी मगर सही होगा, देर लगेगी मगर सही होगा, जो हमें चाहिए वही होगा। ठीक है, जो हमें चाहिए वही होगा। जिंदगी में समय छोटा हो सकता है, क्या जिंदगी में समय छोटा हो सकता है, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी है, ये सफर बहुत बड़ा है, इसमें एक ना एक दिन कामयाब आप जरूर होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टारगेट है 12th केमिस्ट्री का जो पार्ट फर्स्ट है, इसी का जो हमारा वीडियो 3 है, उसी पर हम बातचीत करेंगे। और आज की वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो 5 मार्क का हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक पूछा जाता है शीर्ष कक्ष प्रक्रम विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण की विधि लिखिए, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि संपर्क कक्ष प्रक्रम विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की औद्योगिक विधि लिखिए और इसके 2 रासायनिक गुण लिखिए, या फिर इसके उपयोग भी कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक जमे रहना है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इसकी शुरुआत अपने पेपर में किस तरह से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सल्फ्यूरिक एसिड का जो नाम है वो कहाँ लिखना है कि कॉपी के जो है बीच में आपको यहाँ लिखना है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इस तरह से आपको लिख देना है। और याद रखिए क्वेश्चन 5 नंबर के एग्जाम में जरूर ट्रेंड करता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो का तो ही आपको वहां पर देखने को मिल सकता है, और इस बात पक्का आ सकता है क्वेश्चन, इसके 2022 में ज्यादा चांसेस बन रहे हैं आने के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आप इस साइड में हमेशा अणुसूत्र लिखते हो, अणुसूत्र। ठीक है, अणुसूत्र, तो अणुसूत्र तो क्या होता है, इसका H2SO4 होता है। कई बार आप चाहे तो अपनी नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हो, इसका अणुभार भी आप यहाँ पर बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अणुभार भी आप लिख सकते हो इसका। ऐसे तो आपको पता होगा कि अणुभार कैसे निकालते हैं, तो लिख सकते हैं फिर भी। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 1 गुणा 2। सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 गुणा 4। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इसके बाद 16 चौका 64 हो जाएगा, तो 98 इनका टोटल हो जाएगा। तो आप अणुभार इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, अब दूसरी साइड में हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, संरचना की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर संरचना भी इसकी जो है बना सकते हो। तो संरचना में क्या बनाना है आपको, देखो हमारे पास है S, तो S को आप हमेशा यहाँ पर दिखाओगे। ठीक है, और ऑक्सीजन है आपके पास 4, तो ऑक्सीजन को आपको इस तरह से दिखा देना है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था ना जो लुईस बिंदु संरचना थी, ऐसे ही है बिल्कुल सेम, इसमें कोई अलग वाली बात जो है नहीं है। तो हाइड्रोजन को आप साइड में ले लीजिएगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ऐसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 6 होते हैं, एक इधर लिखिएगा। और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास फिर 6 हो जाएंगे। ठीक है, सल्फर के पास भी 6 होते हैं, इस तरह से। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या कर देना है, ठीक है, अब आपको इनका बॉन्ड बना देना है। बॉन्ड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे भी बॉन्ड आ जाएगा। अब समस्या है जो आपके पास ये ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो देखो पूरे हो चुके हैं भाई, हाइड्रोजन के पास केवल 1 ही बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड आ जाएगा। अभी जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। अब सल्फर के पास भी 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, देखिए ऑक्सीजन के पास भी 2। अब इनका क्या होगा, अब इनके पास जो सल्फर है आपका, ये सल्फर के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे पूरी तरह से इसको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, ऐसे ये सल्फर इसको दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरीके से आप इसकी संरचना बना सकते हो। ठीक है, अभी जानते हैं इसका सिद्धांत। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको मैं रब कर दूंगा और यहाँ पर देखते हैं इसका सिद्धांत। तो देखिए हमें सिद्धांत में क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास सल्फर होगा, सल्फर यानी कि गंधक। गंधक को आप यहाँ पर वायु की उपस्थिति में जला देंगे। ठीक है, जैसे आप सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपको मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। क्योंकि हमने जो लिया है संपर्क कक्ष प्रक्रम लिया है। अब यहाँ से ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप संपर्क कक्ष प्रक्रम लेते हो तो यहाँ पर आपको दिखाना होता है प्लेटिनम एस्बेस्टोस, या फिर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भी आप यहाँ पर ले सकते हो, तो V2O5 भी आप यहाँ पर ले सकते हो, या प्लेटिनम एस्बेस्टोस भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये कर देना है। अभी ऑक्सीजन के जो है हमारे पास 3 अणु, इधर
और यहाँ पर 4 हो गई। तो आप एक काम करिए, इसको सम संख्या बना लीजिए, तो 2 या 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी 2 दिखा दीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन जो है सोल्व हो जाएगी। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा संपर्क परक्रम विधि है, संपर्क परक्रम विधि में हमारे पास पहले से ही H2SO4 होना चाहिए। ये बात आप दिमाग में नोट रखिएगा कि जब संपर्क परक्रम विधि द्वारा आप H2SO4 का निर्माण करेंगे तो थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास पहले से ही होना चाहिए। अब ये H2SO4 इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा और ये ओलियम बना लेगा, ठीक है, ओलियम। और जो आपका शीर्ष परक्रम विधि है, ठीक है, इसके जो अपोजिट दूसरी विधि है वो भी औद्योगिक निर्माण है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ओलियम नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पर केवल ओलियम संपर्क परक्रम में ही बनता है, ठीक है। तो अब इसके बाद ओलियम को हमें क्या कर देना है, चौथे स्टेप को भी देखते हैं। तो ओलियम को हमें पानी में जो है H2O7 को हमें क्या कर देना है, हमें जल में प्रवाहित कर देना है। एकदम गाढ़ा लिक्विड होता है, तेल की तरह, एकदम जैसे सरसों का तेल होता है ना पीले कलर का, इस तरह का ये लिक्विड होता है। तो अभी हमें यहाँ पर पानी में इसको घोल देना है, तो हमें मिलेगा शुद्ध एकदम कंसेंट्रेट H2SO4 हमें मिलेगा। अब आप इसके मॉलिक्यूल जो है पूरे कर लीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ये 2 4, तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हो। सल्फर इस तरह से पूरा हो जाएगा, सल्फर के कितने 2, तो 2 ये अंदर सल्फर तक का काम करेगा, तो 4 दूनी 8, और 7 और 1 ये 8। इधर भी इस तरीके से ऑक्सीजन के अणु पूरे हो जाएंगे और इधर भी हो जाएंगे। ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं इसके जो इसका निर्माण है, इसकी जो फैक्ट्री है, पूरे प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अब इसका निर्माण हमें यहाँ पर करना है, ठीक है, निर्माण। तो निर्माण में आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाया है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि इसमें हमें क्या देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पाइराइटर बर्नर है। पाइराइटर बर्नर में इस तरह के छोटे छोटे बर्नर होते हैं, छोटे छोटे बर्नर होते हैं। तो इन बर्नर द्वारा यहाँ पर जो है सल्फर को जलाया जाता है, ठीक है। जब हमने इसकी समीकरण को बताया था ना कि H+O2 तो SO2, तो SO2 मेरे भाई यहीं पर बन जाएगा, ठीक है। जब आप सल्फर को जलाओगे तो यहाँ पर ही SO2 बन जाएगा। पहला स्टेज हमारा यही है, ठीक है। पाइरेटर बर्नर में ही यहाँ पर जाली लगी हुई है, जाली, और इस जाली पर हम यहाँ गंधक के छोटे छोटे टुकड़ों को रखते हैं और ये SO2 जो है बन जाएगा, ठीक है। वो SO2 धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। धूल कक्ष में क्या होगा कि धूल कक्ष का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि धूल कक्ष यानी कि ऐसा कक्ष जहाँ पर जो है धूल को निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर धूल को निकाल दिया जाएगा, यानी कि जो धूल होगी इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड में, वो धूल जो है सारी की सारी अलग निकाल दी जाएगी। तो ये धूल कक्ष इसका नाम इसीलिए रखा है, ठीक है। इसके बाद ये जो आप मुड़ा हुआ पाइप देख रहे हो, ये क्या है, ये शीतन पाइप है। शीतन पाइप मतलब क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड गर्म होने के बाद यहाँ से निकलेगा तो उसको ठंडा भी करना पड़ेगा। तो ठंडा करने का मतलब है कि शीतन पाइप, नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शीतन पाइप, ठीक है। तो शीतन पाइप क्या करता है, SO2 गैस को ठंडा कर देता है। अब ये SO2 गैस यहाँ पर जाएगी धावन कक्ष में। धावन का मतलब होता है धोना, यानी कि इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम जल द्वारा धोते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये है हमारे क्वार्ट पत्थर, क्वार्ट पत्थर, ठीक है। ये क्वार्ट पत्थर फंसे इसके अंदर फंसा कर रखे हुए हैं और ऊपर से जो है जल टपकता रहता है, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा ना, तो ये यहाँ पर इस तरह से इनके अंदर से होता हुआ सल्फर डाइऑक्साइड आगे निकल जाएगा। कहाँ पर, शुष्कन कक्ष के अंदर, ठीक है। शुष्कन कक्ष के अंदर ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। शुष्कन कक्ष में क्या है, ऊपर से H2SO4 टपकता रहता है। शुष्कन टावर भी एक बड़ा टावर होता है और यहाँ पर H2SO4 जो है टपकता रहता है, ठीक है। H2SO4 द्वारा हम SO2 को धो देते हैं। अब इस तरीके से धोआ हुआ जो शुद्ध SO2 है वो आगे पहुंचता है। आगे क्या रखा हुआ है, हमारे पास एक टावर और है, उसका नाम है आर्सेनिक शुद्धिकरण कक्ष, यानी कि इसके अंदर आर्सेनिक की अगर अशुद्धियां हो तो वो इकट्ठा कर ली जाती है। यहाँ पर जगह जगह स्टैंड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर्सेनिक AS जो है उसके अशुद्धियों को रोक लिया जाता है आर्सेनिक कक्ष शुद्धिकरण के अंदर। इसके बाद हम इसका जो टेस्टिंग बॉक्स है उसको लगा देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं होता, एकदम मीडियम बॉक्स होता है, तो वो हमारा परीक्षण बॉक्स का काम करता है, ठीक है। टेस्टिंग बॉक्स का काम करता है। टेस्ट करने के लिए हम इसको यहाँ पर लगाते हैं कि चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो तो सिस्टम को रोक दिया जाता है, अगर गड़बड़ नहीं है तो आगे भेज दिया जाता है।
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा संपर्क कक्ष प्रक्रम। यहीं पर होता है हमारा क्या, यहीं पर होता है हमारा वेरिडियम पेंटाऑक्साइड, हमारा इसी के अंदर होता है। प्लेटिनम एस्बेस्टोस उत्प्रेरक कक्ष यानी कि उत्प्रेरक भी इसी के अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो SO2 है वो कहां पर जाएगा, H2SO4 वाले बॉक्स यानी कि अवशोषण कक्ष के अंदर जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा SO3 भी का भी निर्माण हो जाता है। SO2 और O2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये SO2 जो 3 है ये आपका H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ओलियम बनाता है, ओलियम। तो ओलियम जो आपका बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टंकी लगा दी तो ये ओलियम बनेगा, ओलियम। ठीक है। H2O7। ठीक है जी। और ये ओलियम जो होता है एकदम गाढ़ा लिक्विड होता है, तेल की तरह, एकदम सरसों के तेल की तरह गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है। अब इस ओलियम में आप क्या कीजिएगा, पानी मिलाइए। ठीक है। पानी मिलाने के बाद जब आप इसमें H2O7 में पानी मिलाएंगे तो आपको H2SO4 जो है मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह से इसका निर्माण हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए एक बार जरा हाई स्पीड से इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पाइराइट बर्नर होता है। पाइराइट बर्नर में ऊपर जाली होती है जहां पर गंधक को जलाया जाता है। तो यहाँ पर H+O2 SO2 बन जाता है। ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद हमारा है धूल कक्ष। धूल कक्ष में क्या होगा, जो इसके अंदर धूल होगी, छोटे छोटे कण होंगे, वो सारे के सारे जो है इसके अंदर रोक दिए जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा धावन कक्ष। तो धावन कक्ष में क्या होता है, धावन मीन्स धोना, यानी कि ऐसा कक्ष जिसमें SO2 को धो लिया जाता है। ठीक है। तो SO2 को यहाँ पर धो लिया जाता है जल द्वारा, ऊपर से जल टपकता रहता है। ये क्वार्ट पत्थर है। ठीक है। यहाँ से SO2 हमारा आगे निकल जाता है, कहाँ पर, शुष्कन कक्ष में। ठीक है। शुष्कन कक्ष में भी ऊपर H2SO4 जो है टपकता रहता है। अब ये समझ लीजिए कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण अगर संपर्क कक्ष प्रक्रम विधि द्वारा करना है तो पहले से आपके पास थोड़ा बहुत जो है सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। ठीक है। तभी आप इसको बना पाएंगे। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से टपकता रहता है तो SO2 इसके अंदर होकर आगे चला जाता है, कहाँ पर, शुष्कन होकर, यानी कि जो नमी होगी, पानी की नमी, क्योंकि जब आप पानी को जो है इसके साथ धोएंगे ना SO2 को, तो ये पानी की नमी को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है। तो पानी की नमी को दूर करने के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको धोते हैं। ठीक है। इसीलिए इसका नाम हमने शुष्कंधक का, यानी कि शुष्क हो जाएगा SO2। इसके बाद आर्सेनिक शुद्धिकरण कक्ष बॉक्स के अंदर हम इसको भेजते हैं, या टावर के अंदर इसको हम भेजते हैं जहां पर आर्सेनिक रखा हुआ होता है। तो ये आर्सेनिक क्या है कि आर्सेनिक एक तरह की अशुद्धियां होती है, तो अशुद्धियों को अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा परीक्षण बॉक्स, जो टेस्टिंग बॉक्स हम यहाँ पर लगा के रखते हैं। टेस्टिंग बॉक्स क्या करेगा, टेस्ट करने के लिए होता है कि सब कुछ पीछे से माल आ रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि फैक्ट्री के अंदर कई तरह के बॉक्स लगाए जाते हैं और कई तरह के डिपार्टमेंट में इस फैक्ट्री को जो है डिवाइड कर दिया जाता है कि अलग अलग आदमी भी इसका ध्यान रखता है कि यहाँ पर ये इसको चेक करना है या ये फला चीज इसको चेक करनी है। तो इस तरीके से सिस्टम लगा दिया जाता है परीक्षण बॉक्स का भी। ठीक है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ा हो गया ना तो फिर पूरा का पूरा जो फैक्ट्री है वो सारा का सारा मटीरियल खराब हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। तो परीक्षण बॉक्स का काम टेस्टिंग बॉक्स आप इसको कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, संपर्क कक्ष है। ये संपर्क कक्ष में इस तरह से ये बॉक्स बने हुए हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनता है, SO3 बनता है। अब ये SO3 क्या करेगा, SO3 H2SO4 के साथ फिर से क्रिया कर लेगा। H2SO4 के साथ यहाँ पर जो है फिर से क्रिया कर लेगा और ये बना लेगा ओलियम। ठीक है। यहाँ पर ओलियम आपको बाहर प्राप्त हो जाएगा, ये बना ओलियम। अब इस ओलियम को क्या कीजिएगा, इस ओलियम को पानी में घोल दीजिएगा और पानी में घोलने के बाद शुद्ध H2SO4 का निर्माण आपके सामने हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो फटाफट से इसका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारे कबीरदास का बहुत अच्छा दुआ है दोस्तों, कि रात गवाई सोच के दिवस गवाया खाए, क्या कि रात गवाई सोच के दिवस गवाया खाए, कि हीरा जन्म अनमोल है, क्या हीरा जन्म अनमोल है, कोडी बदली जाए। ठीक है। तो यानी कि मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो भी आपका लक्ष्य है उस पर एकदम से ही जो है सटीक फोकस रखिएगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। ठीक है। यदि आप रास्ता ही बदलते हैं, लक्ष्य ही बदलते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए लक्ष्य भी वही होना चाहिए, भले ही रास्ते बदल जाएं। ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम इसके गुणों को। ठीक है।
यहाँ पर इसके दो तरह के गुण होते हैं, ठीक है, भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण, ठीक है। समझिएगा, जो हमारा भौतिक गुण है उसमें क्या होता है, भौतिक गुण में जो घटना होती है कि जैसे आपके पास ये जो H2SO4 है ये पानी में विलय है या नहीं है, तो ये जल में विलय है, उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है, एकदम इसका जो रंग होता है ना हल्का सा पीला होता है। और जब आप इसको क्या करते हो, इसमें पानी मिलाते हो, इसको डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट मीन तनु करते हो, तो फिर ये रंगहीन द्रव हो जाता है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, इस सभी अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका जो निर्माण है वो लगभग 98% होता है, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से 100% ये शुद्ध नहीं होता, बड़ा खतरनाक पदार्थ है, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण है। और विद्यार्थियों, जो केमिस्ट्री एक चीज और कहती है किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जरा गौर करिएगा इस बात पर कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था सुधारनी हो या किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है, ये सच्चाई है, क्योंकि इसका जो यूजेज है वही जबरदस्त है। बात करेंगे बाद में यूज की, फिलहाल आप इसके भौतिक गुण को समझिएगा कि जल में विलय है और जल में विलय है, आप ऐसा कह सकते हो। और ये दो कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, हल्का पीला और रंगहीन। रंगहीन कौन सा होगा, जो तनु होगा, यानी कि जब आप इसमें पानी मिलाते जाओगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, और जो आपका शुद्ध कंडीशन में होगा वो हल्का पीला होगा, ठीक है। तो भौतिक गुण में आपको केवल इतना ही लिखना होता है। बात करेंगे रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण में सबसे पहले देखिएगा रासायनिक गुण, क्योंकि क्वेश्चन में दो रासायनिक गुण का जिक्र हुआ है, क्वेश्चन में दो रासायनिक गुण का जिक्र हुआ है, लेकिन आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो वहां पर एक तो सबसे पहले अपघटन को समझते हैं, इसके अपघटन। तो अपघटन में क्या होगा, अपघटन में H2SO4 का जब आप क्या करोगे, आयनाइजेशन करोगे, तो चूंकि ये एक अम्ल है, नाम से पता चल रहा है अम्ल, और अम्ल हमें क्या देते हैं, HAN देते हैं, ठीक है, अम्ल हमें HAN देते हैं, तो H प्लस और SO4 ये आपका माइनस में हो जाएगा, और इसके ऊपर दो माइनस लगते हैं, लेकिन आयन पूरे नहीं हो रहे हैं, तो जो इसके अणु है ये भी पूरे नहीं, हाइड्रोजन के तो देखो ये दो पॉजिटिव और दो यहाँ पर निगेटिव, इस तरीके से हम इसका आयनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। तो ये जो सुक्रोज के साथ क्रिया करेगा, तो सुक्रोज के साथ, सुक्रोज क्या होता है, इसको आप चीनी कहते हो, ठीक है। तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। और आपको इसको क्या कर देना है, H2SO4 के साथ गर्म कर देना है। आप जरा एक बात बताइए कि जब आप इसको H2SO4 के साथ गर्म करोगे ना, तो यहाँ पर आपको वाटर मिल जाएगा, ठीक है, और कार्बन अलग निकल जाएगा, तो कार्बन जल के भस्म हो जाएगा, तो 12C और प्लस H2O ये निकल जाएगा आपका, देखिए जरा, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 12 है, तो कार्बन 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 11 है, तो 11 ऑक्सीजन, और भैया आपके पास हाइड्रोजन है 22, तो 11 दूनी 22। अभी आपका जो एसिड है ना, तो आपका ये H2SO4 है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, खतरनाक एसिड है एकदम, यानी कि चीनी जो है, सुक्रोज जो है वो पूरा झुलस जाएगा, और झुका तो रहेगा लास्ट तक, आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बड़ी अच्छी अभिक्रिया है। ये क्या है, कार्बन है, यानी कि काला कार्बन, ठीक है। इसका मतलब यह है इस अभिक्रिया का कि जब हम सुक्रोज को या चीनी को या गन्ने की शर्करा को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो H2SO4 का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बल्कि चीनी जो है पूरी की पूरी झुलस जाती है और जलकर नष्ट हो जाती है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे धातु के साथ क्रिया। तो धातु के साथ क्रिया में क्या कर देना है, अब कोई भी धातु लीजिए, जैसे आप लोहा ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, या जिंक ले सकते हो। चलिए मैं आपको लोहा लेकर दिखाता हूँ। अगर आप लोहे को H2SO4 के साथ गर्म कीजिएगा ना, तो क्या बनेगा, तो FeSO4 बनेगा, ठीक है, FeSO4। दरअसल ये होता कैसे है, इसके ऊपर मैकेनिज्म समझते हैं। तो Fe जो है ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, दो इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालता है, ठीक है, इस तरह से। अब ये आयनों के रूप में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा H2SO4 है, H2SO4 का भी आपने क्या करा, इसका भी आयनन कर दिया H2SO4, तो 2H और प्लस SO4 नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। अब ये दो पॉजिटिव दो ये नेगेटिव, तो FeSO4 आपका बन जाएगा। और इसके बाद जो आपके दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में ये बाहर, ठीक है,
जब कोई आपका गैस के रूप में अवयव जो है बाहर निकलता है तो आप उसको हमेशा इस तरह से तीर के निशान द्वारा दिखाते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लीट आप कर देंगे। ठीक है, आप किसी भी धातु को यहाँ ले सकते हो। मान लीजिए आपने कॉपर लिया, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, कॉपर लिया और H2SO4 के साथ इसको गर्म कर दिया, तो गर्म करने के बाद आपको मिला CuSO4 और प्लस आपका जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसके बाद करते हैं इसकी उपयोग की बात, इसका यूज क्या है। ठीक है, उपयोग क्या हो सकता है इसका, जो हमारा H2SO4 है इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, किसके लिए होता है, मतलब इसका यूज क्या है। ठीक है, उपयोग क्या कर सकते हैं। अब जरा एक बात बताइए, कागज उद्योग यानी कि जो कागज फैक्ट्री है, आपने देखा होगा तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा लकड़ी और भूसा और जो मील की खोई होती है, जो मील का अपशिष्ट गन्ना को रस निकालने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है खोई वगैरह, तो वो जो बनता है आपके पास, उसका उपयोग कहीं ना कहीं कागज के निर्माण में किया जाता है। तो उसको गलाने का उपयोग कौन करता है, H2SO4 करता है, यानी कि फिटकरी के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में, और आप एक तरीके से लिख सकते हो कागज के निर्माण में। तो दुनिया भर के यूज इसके हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो उपयोग है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण उपयोग में जो है आप लिख सकते हो कि कागज उद्योग में, फिटकरी के निर्माण में, ऐसे पॉइंटों में आप डालकर लिख सकते हो। ठीक है, 2-3 आप लिख दीजिएगा। वैसे उपयोग के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उपयोग हेडिंग लिख के 1-2 उपयोग इसके बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर इसकी हम एक वीडियो और बनाएंगे, इसके भी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण, जो काफी ट्रेंड करता है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। फिर इसके बाद हमारा ये जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। टाटा, बाय बाय।